नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, अपनी कक्षा 6 की ज्योग्राफी है उसके टेस्ट पूरे हो चुके हैं। आज कक्षा 7 का पाठ 1 दिया था मैंने आपको पढ़ने के लिए भूगोल का। कल आपको पाठ 2 पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप है, जो किस नदी में स्थित है? नील नदी, अमेजन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नेक्स्ट है, वह स्थल का भूभाग जो मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियां बहती है क्या कहलाती है? वह स्थल का भूभाग जहाँ से मुख्य नदी बहती है और उसकी सहायक नदियां बहती है क्या कहलाता है? उपजाऊ मैदान, मैदानी प्रदेश, नदी बेसिन या नदी तटबंध? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह स्थल का भूभाग जहाँ से नदी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों नदी बेसिन। क्या कहते हैं? नदी बेसिन। नेक्स्ट है, गोखुर झील उदाहरण है। गोखुर झील उदाहरण है नदी संगम का, सहायक नदी का, नदी डेल्टा का या नदी तटबंध का? तो दोस्तों, गोखुर झील किसका उदाहरण है? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पर्वत से दोस्तों नदियां वितरिकाओं के रूप में निकलती है। आगे चलकर दोस्तों एक वितरिका के रूप में ऐसे बहती है। ये यहाँ कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, इसके अंदर से बहकर जस्ट बाहर निकलती है, जिसे तराई प्रदेश कहते हैं। ऐसे आगे चलती है दोस्तों नदी। जब नदी में दोस्तों पानी थोड़ा कम होता है तो नदी ऐसे सीधा रास्ता होता है, उसमें थोड़ी सी ऊंचाई आने पर जैसे कंकड़ वगैरह पत्थर आ गए, ऐसे आ गए तो ऊंचाई हो जाएगी। तो जहाँ निवाण होगी, निवाण का मतलब निचाई होगी, उस साइड से दोस्तों ऐसे नदी आगे बहेगी। फिर दोस्तों क्या होगा, जब वापस से बहाव तेज हो जाएगा तो दोस्तों इधर जो मोड़ वाली ऐसे ऐसे आकृति बनाई थी नदी ने, वो कट जाएगी दोस्तों, ऐसे कट जाएगी, वापस नदी सीधे रास्ते में बहने लग जाएगी। तो यहाँ एक झील का निर्माण हो जाएगा, चंद्राकार झील का निर्माण हो जाएगा, जिसे गोखुर झील कहते हैं। ये उदाहरण है दोस्तों नदी तटबंध का। किसका? नदी तटबंध का। ठीक है, आप 7वीं क्लास की बुक में चित्र दे रखा है, उसमें देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जाति मौसमी प्रवास का उदाहरण नहीं है? बकरवाड़, भोटिया, गद्दी या चित्रवाड़? तो निम्न में से कौन सी जाति मौसमी प्रवास का उदाहरण नहीं है? तो चित्रवाड़ नहीं है दोस्तों, बाकी बकरवाल, भोटिया, गद्दी ये मौसमी प्रवास की जनजातियों का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक पर्वतीय क्षेत्र का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? पवन विमुखी ढाल वाला, पवन समांतर ढाल वाला, पवन मुखी ढाल वाला या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये पर्वत है और इधर से वर्षा भरी पवनें चल रही है, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों पवन विमुखी ढाल। इसके बगल से दोस्तों निकलेगी परली साइड से, वो हो जाएगी दोस्तों समांतर वाला ढाल, और ये सामने वाला है दोस्तों ये पवन मुखी ढाल हो जाएगा। और जैसी दोस्तों नमी युक्त हवाएं ऊंचाई पर थोड़ी सी बढ़ती है और जब उनको तापमान कम मिलता है तो वे दोस्तों उनमें जो आर्द्रता है वो संघनन होकर के बूंदों के रूप में वर्षण लगती है, जिससे वर्षा होती है। तो जो पवन मुखी ढाल है दोस्तों वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, मानकी पर्वत जो कि समुद्र की तली में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस महासागर में स्थित है? मानकी पर्वत जो कि समुद्र की तली में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस महासागर में है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रशांत महासागर। मानकी पर्वत है दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। शेर, बाज, मेंढक या बाघ? तो दोस्तों निम्न में से तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है?
तो मेंढक नहीं है दोस्तों, तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण। ये शाकाहारी की श्रेणी में आता है दोस्तों मेंढक। नेक्स्ट है अरोरा नामक घटना किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो दोस्तों अरोरा नामक घटना, ये मैंने आपको वायुमंडल वाला पाठ पढ़ाया था तब बताई थी दोस्तों। तो अरोरा नामक घटना किस मंडल में घटित होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरोरा नामक घटना ये आयन मंडल में घटित होती है। कौन से मंडल में? आयन मंडल। नेक्स्ट है किस मंडल को शांत मंडल की संज्ञा दी जाती है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या बहिर्मंडल। तो निम्न में से किस मंडल को शांत मंडल की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल को। समताप मंडल में दोस्तों तापमान समान रहता है या किसी भी तरह की मौसमी घटनाएं नहीं होती है। वायुयान वगैरह इसी मंडल में उड़ते हैं दोस्तों समताप मंडल में, इसलिए इसको शांत मंडल की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों यदि ऑप्शन में समताप मंडल ना दिया हो, क्षोभ सीमा दी हो, तो आप क्षोभ सीमा उत्तर कराना शांत मंडल की श्रेणी में वो भी आता है। नेक्स्ट है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 1 अप्रैल, 22 अप्रैल या 21 अप्रैल। तो पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, 8,548 मीटर, 8,848 मीटर या 8,648 मीटर। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का विशालतम नदी द्वीप है? उमानंद, मांजुली, शांति द्वीप या रेगन द्वीप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांजुली द्वीप। नेक्स्ट है ओजोन परत स्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या बहिर्मंडल में। तो दोस्तों ओजोन परत है ये किस में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का बी, समताप मंडल में। नेक्स्ट है वायुमंडल में क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू होती है? मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का जल्दी से बताइए। शी, समताप मंडल। क्या हो जाएगा? समताप मंडल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों रेडियो तरंगें किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या बहिर्मंडल। दोस्तों ये जो पार्ट है इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, उस वजह से कुछ प्रश्न है वो वायुमंडल की संरचना के भी डाले हैं मैंने। तो देखिए रेडियो तरंगें किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या बहिर्मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, आयन मंडल। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या नाइट्रोजन। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, इसके बाद ऑक्सीजन। और दोस्तों सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे पूछ ले कि सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। सबसे कम कौन सी पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है जैवमंडल के प्रमुख घटक होते हैं 2, 5, 7 या 10। तो जैवमंडल के दोस्तों प्रमुख घटक कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 78%, 0.03% या 21% या 22%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 21%। नेक्स्ट है सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो सभी मौसमी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल की जिस परत में धूल कण एवं जलवाष्प मिलते हैं वह है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। तो ये था दोस्तों आपका पहला लेसन। पहले लेसन के दोस्तों जो 10 प्रश्न थे वो सारे पहले लेसन पे मैंने उठाए हैं। बाकी के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो वायुमंडल का जो लेसन है उसमें से उठाने की कोशिश की है। तो दोस्तों निरंतर ये अपनी सीरीज चलती रहेगी। कल आपको पाठ पढ़ना है 2, कक्षा 7 का पाठ 2 पढ़ना है।
नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 7 का पाठ 2 वायुमंडल और जलवायु। और इससे पहले दोस्तों आपने पाठ फर्स्ट है उसका टेस्ट दे दिया है। कल आपका पाठ तीसरा है, तीसरा पाठ है आपका जल, उसका टेस्ट होगा, वो आप पढ़ लेना है कक्षा 7 का। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, वायुमंडल की किस परत को थर्मोस्फीयर कहा जाता है? वायुमंडल की किस परत को थर्मोस्फीयर कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो वायुमंडल की किस परत को थर्मोस्फीयर कहा जाता है? इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आयन मंडल को थर्मोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो निम्न में से वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। ये वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है इन चारों में से। नेक्स्ट है, निम्न में से वायुमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार है? ओजोन परत का क्षरण होना, अत्याधुनिक कृषि करना, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना, इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर। निम्न में से भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार है? तो निम्न में से भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि होना। नेक्स्ट है, आकाश का नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल की छाया पड़ने के कारण या इनमें से कोई नहीं? आकाश का नीला रंग दिखाई क्यों देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग होती है 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या 50 किलोमीटर? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लगभग 13 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? देखिए इंग्लिश मुझे आती नहीं है, आप पढ़ लीजिए और बता दीजिए मुझे ओजोन गैस परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ट्रांसपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर या इन्फोस्फियर, जो भी है दोस्तों ये इंग्लिश टर्म मुझे नहीं पढ़नी आ रही है, आप पढ़ लेना। इनमें से उत्तर कौन सा है वो बता दीजिए, ए बी सी डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ये दोस्तों क्रम से ध्यान रखना आप, ओजोन गैस है ये समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में? समताप मंडल, समताप मंडल। तो ये समताप मंडल का इंग्लिश में नाम है, ये क्षोभ मंडल का इंग्लिश में नाम है, ये मध्य मंडल का, ये आयन मंडल का, ये दोस्तों अंग्रेजी में नाम है, आप ध्यान में रखना। ऐसे पूछ सकता है वो अंग्रेजी में। 11वीं क्लास की जो किताब है ना, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा पाठ तब आपको दिखाऊंगा दोस्तों, इंग्लिश टर्म्स वहां दे रखी है तो वहां अपन देखेंगे। आप ऐसे याद रखो, क्षोभ मंडल को टेरा, समताप मंडल को स्टार, ठीक है, मध्य को एम से मध्य ही बनता है, इनसो, ठीक है, तो ये आयन, ठीक है, ऐसे आप याद रखो दोस्तों, याद रह जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड किस परत में जल जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड है वो दोस्तों मध्य मंडल में जल जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत कथन छांटना है आपको। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता है, वायु की दिशा बताने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं, वायुदाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है, बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता है, बिल्कुल सही है। वायु की दिशा मापने वाले यंत्र को एनीमोमीटर नहीं कहते हैं,
वो होता है दोस्तों वायु दिक्सूचक यंत्र। वायु दिक्सूचक यंत्र। एनीमोमीटर है ये तो वायु की दोस्तों गति बताता है। क्या बताता है? गति बताता है। तो वायु की गति बताने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, चिनकू किस महाद्वीप में चलने वाली स्थानीय पौने हैं? चिनकू यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, या उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो चिनकू किस महाद्वीप की स्थानीय पौने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों चिनकू है ये रॉकी पर्वत के पूर्वी साइड में चलने वाली स्थानीय पौने हैं और ये चलती है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है, फोहन किस महाद्वीप की स्थानीय पौने हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। फोहन किस महाद्वीप की स्थानीय पौने हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये फोहन और मिस्ट्रल दो प्रकार की पौने होती है स्थानीय पौने। ये यूरोप महाद्वीप की स्थानीय पौने हैं। फोहन के अलावा दोस्तों मिस्ट्रल भी यहाँ चलने वाली एक स्थानीय पौन है। कक्षा 7 में दे रखा है ये। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मकर रेखा के आसपास, कर्क रेखा के आसपास, ध्रुवों पर या विषुवत रेखा के आसपास। तो ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। निम्न में से सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए। तो डी हो जाएगा, विषुवत रेखा के आसपास। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में कौन से चक्रवात से आया हुआ है? देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत में कौन सा चक्रवात आया हुआ है? प्रश्न ऐसे है, तेजस, टोर्नेडो, अम्फान, विली विली। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों हाल ही में भारत में चक्रवात आया हुआ है वो है अम्फान। कौन सा? अम्फान। नेक्स्ट है, हरिकेन कहाँ का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है? हरिकेन कहाँ का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है? दक्षिण अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील। तो हरिकेन कहाँ का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, टोर्नेडो कहाँ का उष्ण? ये दोस्तों उसूल लिख दिया मैंने, उसूल नहीं है, उष्ण है। टोर्नेडो कहाँ का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, कनाडा। तो दोस्तों टोर्नेडो है ये मेक्सिको का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। मेक्सिको का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट है, विली विलीज क्या है? एक जनजाति, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, कृषि भूमि क्षेत्र या बागान। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया का एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, विली विलीज। तो ये थे दोस्तों आज के 15 प्रश्न पार्ट 2 के। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कल आप पार्ट 3 पढ़ लेना कक्षा 7 का। तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 9 बजे। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 7 भूगोल का पार्ट 3 जल। और कल दोस्तों आपको पाठ पढ़ना है भूमि, चौथा पाठ पढ़ना है दोस्तों भूमि। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जल्दी आपकी जो 11वीं क्लास की भूगोल है उसका टेस्ट भी शुरू करूंगा मैं। उसका आपको पाठ दिया करूंगा एक एक, तो वो भी आप पढ़ना शुरू करना। अभी शुरू कर दूंगा दोस्तों, 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको बता दिया जाएगा कि कब कौन सा पाठ आपको पढ़ना है। तो जल्दी आपको वो भी बता दिया जाएगा। वो भी एक एक पाठ आप साथ में करते जाना, क्योंकि दोस्तों 7वीं और 8वीं की ज्योग्राफी है, इसके साथ साथ आप 11वीं की कर सकते हो, क्योंकि एक एक पाठ करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इलाहाबाद किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा बनास, माही यमुना या गंगा यमुना। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा यमुना। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? सांबर झील, मर्द सागर, वोन झील, चिल्का झील। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वोन झील। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है 20 मार्च, 22 मार्च,
22 अप्रैल या 25 अप्रैल। तो जल्दी से इसका राइट आंसर मुझे बताइए आप, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का बी, 22 मार्च को प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, साफ जल को कहा जाता है सफ़ेद सोना, नीला सोना, भविष्य का सोना या बी सी दोनों। तो दोस्तों साफ जल को नीला सोना और भविष्य का सोना दोनों कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वोन झील किस देश में स्थित है, अमेरिका, ब्राज़ील, ईरान या तुर्की। तो दोस्तों वोन झील है ये तुर्की या टर्की देश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है, 2.7%, 2.8%, 3.5% या 2.5%। तो पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है, 2.5% जल पीने योग्य है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया, पर्यावरण संरक्षण कानून कब बनाया गया, 1989, 1996, 1986 या 1976। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये बनाया गया था 1986 में। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून कब बनाया गया, 1876, 1976, 1974 या इनमें से कोई नहीं। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून है ये बनाया गया था 1974 में। कब बनाया गया, 1974। नेक्स्ट है, मोसिनराम व चेरापूंजी भारत के किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय या सिक्किम। तो मोसिनराम व चेरापूंजी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये है मेघालय। मेघालय की जो गारो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ वहाँ पर ये पड़ता है, चेरापूंजी, मोसिनराम, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र भारत में गारो खासी चेरापूंजी की जो पहाड़ियाँ हैं ये दोस्तों सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाली पहाड़ियाँ हैं मेघालय में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है, पेरिस, लंदन, रोम या न्यूयॉर्क। तो दोस्तों लंदन है ये कौन सी नदी के किनारे है, थेमस नदी के, पेरिस सीन नदी के और टाइबर नदी के किनारे है रोम। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, तीनों ही पर्सन इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, कि आपको अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं थे गया लंदन, पेरिस जाके सीन देखियो, रोम में जाके टाइबर खिलाया। मतलब टाइबर नदी के किनारे रोम, पेरिस में सीन देखा यानी सीन नदी के किनारे, लंदन यानी टेम्स नदी के किनारे। तो ये थे 10 प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और जल्दी दोस्तों परसों से आपकी जो भूगोल है 11th क्लास उसका भी एक पार्ट आपको दिया जाएगा, वो भी आप साथ साथ करना, तो वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी भूगोल 11वीं क्लास की। 12वीं में इतना कुछ है नहीं दोस्तों, तो जल्दी आपकी 11वीं क्लास की भूगोल भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी पहले ही कर दीजिए चाहे, उसका भी एक पार्ट का मैं टेस्ट लेऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों, कल टेस्ट होगा आपका भूमि वाला, उसमें। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 7 का अध्याय 4 है भूमि, इसका टेस्ट पेपर। इसमें दोस्तों 12 प्रश्न है, आप 12 में से कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस पार्ट में दोस्तों सिंपल प्रश्न बने हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट या अपन बात करें तो फैक्ट नहीं है। कल आपको 5वां पार्ट पढ़ना है दोस्तों, इसी का कक्षा 7 का 5वां पार्ट भूगोल का, तो वो आप पढ़ लेना, उसका टेस्ट रहेगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड या मिस्र। तो दोस्तों पोल्डर हैं ये दोस्तों नीदरलैंड, कहाँ पाए जाते हैं, नीदरलैंड में। यहाँ पर दोस्तों जो समुद्र तल है वो जो भूमि तल है उससे ऊपर उठा हुआ है, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर दीवार सी बनाए गए हैं जिन्हें पोल्डर कहा जाता है नीदरलैंड में।
नेक्स्ट है वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे कहते हैं कृषि भूमि, चारागाह भूमि, वन भूमि, उद्यान भूमि। तो वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्यान भूमि। क्या कहते हैं? उद्यान भूमि। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा महानगर मुंबई प्रारंभ में कितने द्वीपों पर बसा था? 5, 7, 8 या 9। तो भारत का सबसे बड़ा महानगर मुंबई प्रारंभ में कितने द्वीपों पर बसा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 द्वीपों पर बसा हुआ था। नेक्स्ट है वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ होता है वह क्या कहलाता है? कृषि भूमि, उद्यान भूमि, प्रतिभूमि या वन भूमि। तो वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ होता है कहलाता है। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वन भूमि। क्या कहलाता है? वन भूमि। नेक्स्ट है एक अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग कितने प्रतिशत लोगों के भोजन का आधार कृषि है? 60%, 97%, 95%, 75%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 97%। क्या हो जाएगा? 97% बी। नेक्स्ट है जो किसान अपने परिवार के पालन पोषण के उद्देश्य से जो कृषि करता है उसे कहा जाता है व्यापारिक कृषि, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि। तो जो किसान अपने परिवार के पालन पोषण के उद्देश्य से जो कृषि करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों निर्वाह कृषि। क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर भूमि कितने भागों में बांटा जा सकता है? भूमि को स्वामित्व के आधार पर 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा जा सकता है, निजी और सार्वजनिक भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? 66%, 39%, 60%, 75%। तो भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60% भूभाग पर भारत में कृषि की जाती है। नेक्स्ट है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि भूमि के अंतर्गत आता है? 11%, 9%, 31% या 20%। तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि भूमि के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11%। कितना? 11%। नेक्स्ट है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है? विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है? 11%, 33%, 31%, 20%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 31%। क्या हो जाएगा? 31%। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में किस संस्था की स्थापना की गई है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र यानी काजरी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों ये काजरी जोधपुर में। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र या केंद्र काजरी की स्थापना कब हुई? 1957, 1959, 1961 या 1964। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1957, 1959, 1961 या 1964। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र यानी काजरी की स्थापना कब हुई? 1959 में हुई थी। तो ये थे 12 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों कल पाठ 5 के साथ। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे हैं भूगोल कक्षा 7 की। आज आपका पाठ 5 का टेस्ट है वन और वन्य जीवन। कल आपको दोस्तों छठा पाठ पढ़ना है कक्षा 7 का ही, और फिर एक पाठ हो रहेगा दोस्तों 7वीं की हो जाएगी भूगोल, फिर 8वीं की करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक कौन से वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, कोणधारी वन या भूमध्य सागरीय वन। तो दोस्तों इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश तक कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किन वनों में पाई जाती है? कोणधारी वन, शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, भूमध्य सागरीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किन वनों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? टेगा, कंपोज, शेलवा या फलोद्यान। तो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा सेल्वा। क्या कहते हैं? सेल्वा कहते हैं। नेक्स्ट है, मध्य अक्षांशों के मध्य क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? मध्य अक्षांशों के मध्य क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कोणधारी वन, शीत मरुस्थलीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो मध्य अक्षांशों के मध्य क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, कोणधारी वन, शीत मरुस्थलीय वन या शीतोष्णकटिबंधीय वन। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर हो जाएगा शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों को और किस नाम से जाना जाता है? पतझड़ी वन, पर्णपाती वन, ए बी दोनों या भूमध्य सागरीय वन। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों को और किस नाम से जाना जाता है? तो सी हो जाएगा, पतझड़ी वन और पर्णपाती वन। ठीक है। नेक्स्ट है, महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम किनारों पर दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले वनों को कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाने वालों वनों को क्या कहते हैं? कोणधारी वन, भूमध्य सागरीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीत मरुस्थली वन। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपों के पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम किनारों पर 30 से 40 डिग्री मध्य अक्षांशों के में पाए जाने वाले वनों को भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो बताइए, एनाकोंडा सांप किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? भूमध्य सागरीय वन, कोणधारी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो दोस्तों एनाकोंडा सांप है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, फलों की कृषि के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है? फलों की कृषि के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े, विश्व का फलोद्यान, फलों की घाटी या फलों का उद्यान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फलों की कृषि के कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है तो विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोणधारी वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे या रूस। तो कोणधारी वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? रूस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रूस। कोणधारी वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? रूस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोणधारी वनों को कनाडा में किस नाम से जाना जाता है? यूकेलिप्टस वन, शेलवा वन, टेगा वन, टुंड्रा वन। तो कोणधारी वनों को कनाडा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेगा वन। नेक्स्ट है, अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सवाना, कंबोज, लानोस, स्टेपी। तो अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाना। अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। नेक्स्ट है, शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं उन्हें यहाँ किस नाम से जाना जाता है? यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यूरेशिया के मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? स्टेपी घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान या पंपास या प्रेरी, किस नाम से जाना जाता है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टेपी। नेक्स्ट है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में पाई जाने वाली
वनस्पति क्या कहलाती है? महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, किनगोड, मरुदभिद, मैग्रोव या मरुदभव। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी, मरुदभिद। क्या हो जाएगा? मरुदभिद। नेक्स्ट है, अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली ग्राम में घटना कब हुई थी? 1713 ईस्वी, 1730 ईस्वी या 1733 ईस्वी या 1740 ईस्वी। तो दोस्तों अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली ग्राम में घटना कब हुई थी? ये हुई थी 1730। नेक्स्ट है, खेजड़ली ग्राम में वृक्षों की रक्षा करने हेतु कितने स्त्री पुरुषों ने अपना बलिदान दिया? 360, 361, 363 या 367। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सी, 363। नेक्स्ट है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ तथा कब बढ़ता है? ए, खेजड़ली भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, खेजड़ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी, खेजड़ली भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, खेजड़ली भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेजड़ली भाद्रपद माह के शुक्ल दशमी को। नेक्स्ट है, राजसमंद जिले के पिंपलात्री गांव में एक बेटी के जन्म पर कितने वृक्ष लगाए जाते हैं? 100 वृक्ष, 101 वृक्ष, 111 वृक्ष या 199 वृक्ष। दोस्तों राजसमंद जिले के पिपलात्री गांव में बेटी के जन्म पर वृक्ष लगाने की प्रथा प्रचलित है, यानी बेटी के जन्म को दोस्तों शुभ माना जाता है और वो खुशी में वृक्ष लगाते हैं 111। कितने? 111। नेक्स्ट है, 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा व गौरा देवी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया? चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन या इक्की आंदोलन। तो दोस्तों 1972 में सुंदरलाल बहुगुणा व गौरा देवी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपिको, नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन चलाया गया 1972 में। सुंदरलाल बहुगुणा व गौरा देवी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो चिपको आंदोलन। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अपिको आंदोलन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अपिको आंदोलन हुआ था कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। नेक्स्ट है, अपिको का अर्थ होता है निकट रहना, आवरण करना या सहायता करना या बाहों में भरना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का बाहों में भरना। नेक्स्ट है, विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को क्या कहा जाता है? रेड डाटा बुक, विलुप्त प्रजाति आंकड़ा किताब, ग्रीन डेटा बुक या जैव विविधता संरक्षण बुक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, रेड डाटा बुक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इनको सुमेलित करना है। देखिए इधर देश का नाम दे रखा है, इधर घास के मैदान। तो दक्षिण अमेरिका, बताइए प्रेरी, पंपास, स्टेपी या डाउन्स, इनमें से क्या होगा? तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। चलिए एक बार देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका, इधर ये घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। अब आपको बताना है दक्षिणी अमेरिका का क्या होगा? तो दक्षिणी अमेरिका का हो जाएगा पंपास। क्या हो जाएगा? पंपास। दक्षिणी अमेरिका पंपास। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का क्या हो जाएगा? प्रेरी। उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान। तो बी, ए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? डाउन्स। और यूरेशिया स्टेपी। नेक्स्ट है, इनको सुमेलित करना है। भारत व पाकिस्तान, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इधर मरुस्थल दे रखे हैं, अट्टाकामा, पेंटागोनिया, कालाहारी, नामीब, सहारा, कैलिफोर्निया, एरिजोना या थार। तो दोस्तों इनका मिलान करना है। एक का देखिए भारत पाकिस्तान, क्या हो जाएगा? भारत व पाकिस्तान, थार का मरुस्थल। नेक्स्ट है उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका का क्या हो जाएगा? सहारा। दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का क्या हो जाएगा? कालाहारी और नामीब।
उत्तरी अमेरिका का क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया और एरिजोना। और दक्षिणी अमेरिका का क्या हो जाएगा? अट्टाकामा और पेंटागोनिया। तो ये दोस्तों 23 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है दोस्तों, 6 नंबर पार्ट, कक्षा 7 भूगोल 6 नंबर पार्ट आप पढ़ लेना। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपको दिया था कक्षा 7 का पाठ 6, इसका अब टेस्ट होगा आपका। कल आपको पढ़ना है दोस्तों पाठ 7। पाठ 7 के साथ दोस्तों 7वीं क्लास की ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी, फिर आपको 8वीं शुरू करनी है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। गर्म मरुस्थल किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? उच्च अक्षांशों में, मध्य अक्षांशों में, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। गर्म मरुस्थल किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं गर्म मरुस्थल। नेक्स्ट है ठंडे मरुस्थल किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? मध्य अक्षांश, उच्च अक्षांश, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंपल सा है, ठंडे मरुस्थल है ये उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये 7वीं के स्तर की बुक है, तो 7वीं के स्तर के ही प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, लद्दाख किस प्रकार का मरुस्थल है? रेतीला, पथरीला, बर्फीला, या उक्त दोनों प्रकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख है वो बर्फीला मरुस्थल है। नेक्स्ट है ठंडे मरुस्थलों का धरातल कैसा होता है? रेतीला, पथरीला, बर्फीला, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी सिंपल सा है दोस्तों, बर्फीला होता है। कैसा होता है? बर्फीला। नेक्स्ट है गर्म मरुस्थलों का धरातल कैसा होता है? रेतीला, पथरीला, ए बी दोनों, या दलदली क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों होता है। गर्म मरुस्थलों का धरातल ए बी दोनों, यानी रेतीला और पथरीला। नेक्स्ट है लद्दाख के पर्वतीय कुछ उपजाऊ भूखंडों पर पत्थर और गारे से बने घरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? छंग, द्रास, ब्रोकपा, या खंगपा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खंगपा कहते हैं। क्या कहते हैं? खंगपा। नेक्स्ट है लद्दाख के लोग सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए किस पेय का उपयोग करते हैं? छंग, एफलवीन, शाका, या थुंकपा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ए, छंग। छंग नामक एक पेय पदार्थ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दो पहाड़ों के मध्य के तंग रास्ते को क्या कहा जाता है? बेसिन, दर्रा, द्रोण, या घाटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ों के मध्य तंग रास्ते को दर्रा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थार के मरुस्थल का अधिकांश हिस्सा भारत में किस राज्य में है? थार के मरुस्थल का अधिकांश हिस्सा भारत में किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का डी, राजस्थान। नेक्स्ट है निम्न में से ठंडा मरुस्थल नहीं है। निम्न में से ठंडा मरुस्थल नहीं है। गोबी का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, तिब्बत एवं लद्दाख का मरुस्थल। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, निम्न में से ठंडा मरुस्थल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्न में से ठंडा मरुस्थल नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल नहीं है। 7वीं क्लास में मैप दे रखा है दोस्तों, छठे पाठ में। मैप को देखना आप, ऐसे ऐसे ग्रीन कर रखा है, एक को गाढ़ा रेड कर रखा है, एक को हल्का रेड कर रखा है, वहां से उठाया ये प्रश्न। नेक्स्ट है सन 2006 में बाड़मेर जिले के किस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ आ गई? बालोतरा, शिवाणा, कवास, या पंचभद्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कवास में आई थी 2006 में। बाड़मेर का ये जिला है कवास, यहाँ पर बाढ़ आई थी। नेक्स्ट है किस मरुस्थल में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है? सहारा, गोबी, थार, या अरब। किस मरुस्थल में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थार में। नेक्स्ट है लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं? भारत ईरानी, भारत मंगोल, ए बी दोनों, या भारत ऑस्ट्रेलियाई।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख के निवासी किस प्रजाति के माने जाते हैं, ए बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, इसी से संबंधित है। निम्न में से ठंडा मरुस्थल है बताइए। कालाहारी मरुस्थल, थार का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल। तो निम्न में से ठंडा मरुस्थल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंटागोनिया मरुस्थल। नेक्स्ट है, भारत में स्थित गर्म मरुस्थल है। अरब का मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। तो वेरी वेरी सिंपल, थार का मरुस्थल। नेक्स्ट है, जैसलमेर जिले का लाठी श्री क्षेत्र प्रसिद्ध है। जैसलमेर जिले का लाठी श्री क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो बताइए दोस्तों। फूलों के उत्पादन के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए, उत्तरी जलवायु के लिए, मीठे भूमिगत जल के लिए। तो लाठी श्री जो है दोस्तों मीठे भूमिगत जल के लिए प्रसिद्ध है। थार में जल मिलना कितनी बड़ी बात है। देखिए, भोटिया जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, गढ़वाल कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गढ़वाल कुमाऊं, भोटिया जनजाति का प्रमुख क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में खनिज तेल का उत्पादन होता है। जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, सवाई माधोपुर। तो ये भी सिंपल सा है दोस्तों, बाड़मेर। नेक्स्ट है, खंगपा क्या है। तो दोस्तों स्थानीय भाषा, घर का नाम, एक जनजाति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों खंगपा घर है पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए जाने वाला। तो ये दोस्तों आज के प्रश्न थे, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों कल पार्ट 7 के साथ, और 7वीं क्लास की ज्योग्राफी भी कल कंप्लीट हो जाएगी आपके टेस्टों के अकॉर्डिंग। फिर 8वीं क्लास की ज्योग्राफी करेंगे। 11वीं की आपकी चल ही रही है, तो ज्योग्राफी में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 9 बजे। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे कक्षा 7 की भूगोल। ये है दोस्तों कक्षा 7 की भूगोल का लास्ट चैप्टर। इसके बाद आपको शुरू करनी है दोस्तों 8वीं क्लास। 8वीं क्लास में कल आपको पहला पार्ट हमारा भारत पढ़ना है। जल्दी दोस्तों अपनी 8वीं क्लास भी पूरी हो जाएगी, फिर 9वीं 10वीं करेंगे। 11वीं अपनी चल ही रही है भूगोल की, 11वीं की भी धीरे धीरे हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र व यमुना का मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है। तो गंगा यमुना का मैदान है, ये सबसे उपजाऊ मैदान है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहां कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं वह भाग क्या कहलाता है। खादर, बागर, रेह, भाबर। तो दोस्तों हिमालय पर्वत के निचले भागों में जहां कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं वह भाग क्या कहलाता है। तो वह भाग कहलाता है दोस्तों भाबर। क्या कहलाता है, भाबर। नेक्स्ट है, भाबर के निकट ही जो दलदली क्षेत्र पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। भाबर के निकट ही जो दलदली क्षेत्र पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। डेल्टाई प्रदेश, दलदली प्रदेश, तराई प्रदेश या बागड़ प्रदेश। तो भाबर के निकट ही जो दलदली क्षेत्र पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई प्रदेश। क्या कहते हैं, तराई प्रदेश। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को क्या कहा जाता है। खादर, बागर, भाबर या तराई। नदियों द्वारा बिछाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बागर। पुराने जलोढ़ क्षेत्रों को बागर, नए जलोढ़ क्षेत्रों को खादर। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा बिछाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी के मैदान को क्या कहा जाता है। भाबर, डेल्टाई मिट्टी क्षेत्र, बागर, खादर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का डी, खादर कहते हैं दोस्तों नए जलोढ़ क्षेत्र, खादर। और दोस्तों इन सब में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है वो बागर होता है, क्योंकि पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है इसलिए। नेक्स्ट है, पोलर का उपयोग किया जाता है
कागज़ बनाने में, ये पोलर दोस्तों एक पेड़ होता है, कागज़ बनाने में, प्लाईवुड बनाने में, उर्वरक बनाने में, मकान बनाने में। तो पोलर जो पेड़ है इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों प्लाईवुड बनाने में। नेक्स्ट है उत्तरी सरकार तट व कोरोमंडल तट किस तटीय मैदान के भाग हैं? उत्तरी सरकार तट व कोरोमंडल तट। तो देखिए दोस्तों ये किसके भाग हैं? पश्चिमी तट के, दक्षिणी तट के, पूर्वी तट के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पूर्वी तट के भाग है। नेक्स्ट है निम्न में से पश्चिमी तट के अंतर्गत आता है, निम्न में से पश्चिमी तट के अंतर्गत नहीं आता काठियावाड़, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल। और दोस्तों मैंने आपको ज्योग्राफी का पहला पार्ट पढ़ाया था ना 11वीं का, तो उसमें बताया भी था इस साइड 3 है, इस साइड 2 है, ऐसे बनाकर भी बताया था मैंने। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट, ये पूर्वी तट का भाग है। नेक्स्ट है मालाबार तटीय प्रदेश का विस्तार है गोवा से कन्याकुमारी तक, गोवा से केरल तक, गोवा से दमन तक, गोवा से तिरुवनंतपुरम तक। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गोवा से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट है किस तट पर कई लेगून झीलें पाई जाती है? काठियावाड़ तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो किस तट पर कई लेगून झीलें पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मालाबार तट पर दोस्तों लेगून झीलें पाई जाती है। नेक्स्ट है मालाबार प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, व्यापार, पशुपालन या मत्स्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। क्या है? कृषि। नेक्स्ट है मालाबार तटीय प्रदेश के निवासी मुख्यतः कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम, अंग्रेजी, ए बी दोनों, या तेलुगु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट है बेवनाद या वेमनाद झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेमनाद झील है, ये केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 13 प्रश्न, और इसी के साथ आपकी ज्योग्राफी कक्षा 7 की पूरी हो गई है। कल आपको कक्षा 8 का पहला पाठ पढ़ना है। तो मिलते हैं दोस्तों रात 9 बजे, कल 8 बजे, कल रात 9 बजे कक्षा 8 का पहले पाठ के साथ अपन मिलेंगे। और 9:30 बजे दोस्तों 11वीं क्लास का आपको चैप्टर बता दिया जाएगा। तो 9:30 बजे 11वीं क्लास का टेस्ट और 9 बजे 8वीं भूगोल का टेस्ट रहेगा।